आज हमने पढ़ना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इन 1913 नील्स बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 1913 में, आज से बहुत साल पहले, नील बोहर एक इंग्लिश साइंसदान था। उसने इस दुनिया के सबसे छोटे एटम हाइड्रोजन एटम को लेकर एक मॉडल पेश किया जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे पहले एटम को देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम का स्ट्रक्चर देखने के लिए चलते हैं इसकी तरफ। एटम एक 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनका नाम है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा पार्टिकल्स आपका है न्यूट्रॉन्स। सब अपनी अपनी बुक्स के ऊपर 3 पार्टिकल्स के नाम लिख लें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 नाम आपकी ज़िंदगी में केमिस्ट्री में ज़िंदगी रहने ही रहने हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनसे आपकी जान नहीं छूट सकती। ये 3 पार्टिकल्स हैं जो मिलकर एक एटम बनाते हैं। और प्रोटॉन्स जो इसका पहला पार्ट है एटम का, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो दूसरा पार्ट है उसका होता है नेगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज। और न्यूट्रॉन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये 3 बातें की पॉइंट्स हैं। जिस बच्चे को ये समझ आ गई उसे पूरी बोहर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी समझ आ गई। सबसे पहला पार्ट है एटम का प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज वाला, माइनस चार्ज वाला। और तीसरा पार्ट है न्यूट्रॉन्स, नो चार्ज वाला, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पहला पार्ट प्रोटॉन एक गोल सर्कल के अंदर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर एटम का एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इंसान का न्यूक्लियस है उसका दिमाग। इसी तरह एटम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो उसका दिमाग है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद उसके इर्द गिर्द कुछ रेड कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं एटम के स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट्स। इन्हें शेल्स भी कहा जाता है, ये ऑर्बिट्स भी। गिनते हैं कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4। ये जो एटम का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया है इसमें एटम की 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। पहली लाइन है वो पहला शेल या पहला ऑर्बिट है। दूसरी लाइन है वो दूसरा शेल या दूसरा ऑर्बिट है। इस तरह तीसरा शेल और ऑर्बिट और चौथा शेल और ऑर्बिट। हर शेल या ऑर्बिट में इस तरह से ई और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको घूमता हुआ नजर आएगा। ई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज जो कि रिवॉल्व करता है। घूमने को कहते हैं इंग्लिश में रिवॉल्व करना, गर्दिश करना, जो कि रिवॉल्व करता है एटम के गिर्द। अब आपको एटम की थ्योरी काफ़ी समझ आ गई होगी। एटम का न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स कौन कौन से जी? पहला पार्टिकल प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये वो 2 पार्टिकल हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो एटम के गिर्द रिवॉल्व करता है। कहाँ पर? इन रेड लाइंस के ऊपर, जिन्हें हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट। एटम के कितने शेल हैं? एटम के 4 शेल हैं। पहले शेल का नाम है, फर्स्ट शेल का नाम होता है के, यहाँ पे लिख लें अपनी बुक्स के ऊपर के। दूसरे शेल का नाम होता है एल, सेकंड शेल एल। तीसरे शेल का नाम होता है एम, तीसरे शेल के ऊपर सब लिख लें एम। और चौथे शेल का नाम है एन। के, एल, एम और एन 4 एटम के फंडामेंटल शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। अब हमें एटम के बारे में इनफ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, आगे से लाइन हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात। अभी तक हमने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में एटम के बारे में क्या पढ़ा है? हमने एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मेरे साथ रिवीजन कर लें। 3 पार्टिकल्स कौन कौन से? पहला पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब जिसके ऊपर प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा एटम है इलेक्ट्रॉन। एटम का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और तीसरा पार्टिकल, इम्पोर्टेंट पार्टिकल, जो कि है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस। एक एटम की थ्योरी जो कि नील बोहर्स ने दी है, एक इंग्लिश साइंसदान जिसका नाम था नील्स बोहर, उसने हमें एटम की थ्योरी दी। कौन से एटम की? हाइड्रोजन एटम की। सन कौन से सन में? 1913 में। ये 3 बातें हर स्टूडेंट को ज़बान ज़द-ए-आम होनी चाहिए। सोए बैठा ले पूछ ले, उन्हें याद होनी चाहिए। वो क्या है कि नील बोहर एक इंग्लिश साइंसदान था। उसने एक एटम, मिसाल के तौर पर कौन सा एटम उसने एटम लिया? बहुत सारे एटम है दुनिया में, लाखों एटम है। उसने एटम कौन सा लिया? हाइड्रोजन का। और कौन से सन में? 1913 में। उसने उसका मॉडल पेश किया। क्या मॉडल पेश किया? कि एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 पार्टिकल्स? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले और न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब उसमें से 2 हिस्से, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं एक गोल सर्कल के अंदर, जिसे हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस यानी कि एटम का दिमाग। जिस तरह इंसान का दिमाग होता है उस तरह एटम का भी दिमाग होता है। एटम के दिमाग में दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच गया एक पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जी एटम के अराउंड, एटम के न्यूक्लियस में नहीं। यहाँ एटम बना के दिखाते हैं आपको। एटम की डायग्राम आपके पेपर में आ गया, एटम की डायग्राम बना के दिखाएं आपने कैसे बनानी है। एटम बनाना है, उसके अंदर एक आपका होगा P पॉजिटिव लिखा होगा और N, दो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर लिखे होंगे, P पॉजिटिव चार्ज वाला और N, ये आगे न्यूक्लियस के अंदर। उसके गिर्द आपके शेल होंगे, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और इसी तरह आपका एक और चौथा शेल आपका पाया जाएगा एटम के गिर्द। तो 4 शेल वाला एटम, ठीक है, जिसको आप कहेंगे एटम का स्ट्रक्चर होता है 4 शेल्स वाला। अब एटम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब एक पार्टिकल आपका रह गया 3 में से, जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला। वो आपको शेल्स या ऑर्बिट के अंदर इस तरह घूमते हुए मिलेंगे, ठीक है। इनके घूमने को कहा जाता है रिवॉल्व करना। आपने वर्ड याद रखना है, आपकी केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज़ हो रहा है घूमने के लिए वो है रिवॉल्व, यानी गर्दिश करना। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो एटम के तीनों पार्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब जो चीज़ रह गई है वो शेल्स या ऑर्बिट की इन्फॉर्मेशन। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग शेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है। एटम के टोटल 4 शेल हैं। पहला शेल है के, ठीक है, पहला शेल है के ये वाला, दूसरा शेल है एल, के ये वाला है एल, तीसरा शेल है एम और चौथा शेल है एन। के, एल, एम और एन। आपको आधी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी समझ आ गई है। उसका मगज़ मैंने आपको बता दिया कि एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम था नील बोहर। उसने आपको हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग 1913 के सन में, जिसके अकॉर्डिंग 3 पार्टिकल्स होते हैं एटम के न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर शेल के अंदर अलग-अलग रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। 4 शेल होते हैं एटम के, के, एल, एम, एन, ठीक है। इसके आगे थोड़ी सी थ्योरी रह गई है, वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। के, एल, अब अभी तक जो है ना मुझे सारी बातें आप लोग लिखवाएं। पहली बात मैंने आपको क्या बताई, पहली बात मैंने आपको बताई नील बोहर। कौन था नील बोहर? एक इंग्लिश साइंटिस्ट, आप लोगों को पता चल गया। सेकंड जो आपकी याद करने का की पॉइंट है वो है 1913 के सन में इसने थ्योरी दी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। किस एटम को लेके दी? हाइड्रोजन एटम को लेके। हाइड्रोजन एटम के बारे में उसने क्या बताया कि हर एटम के कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल्स। वो तीनों पार्टिकल्स क्या है? वो तीनों पार्टिकल्स में से पहले पार्टिकल का नाम था, मेरे साथ रिपीट कर लें, प्रोटॉन पॉजिटिव। आपने बताना अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तोते की तरह आपको ये बात समझा दी गई है। फिर भी अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो बहुत ही नील वो स्टूडेंट होगा। न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप लोग। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव वाला और न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। न्यूक्लियस के ये है आपका एटम का न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके गिर्द 4 शेल्स होंगे, 4 सर्कल्स। उन शेल्स का नाम क्या है जी? के, एल, एम और एन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहाँ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं जी? इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द आपको हर शेल में रिवॉल्व करते हुए नजर आएंगे, यानी कि घूमते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए आपने रिवॉल्व का वर्ड ताज़ जिंदगी अपने जहन में रखना है। के, एल, एम और एन 4 शेल्स हैं। यहाँ तक आधी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जिस बच्चे को समझ आ गई है, आधी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी से याद हो चुकी है। लास्ट आपकी लास्ट एंड द लीस्ट जो बात रहती है वो ये है एस, पी, डी और एफ के सब शेल्स, ठीक है। एस, पी, डी और एफ। हर शेल के अंदर ना सब शेल्स होते हैं। के, एल, एम और एन ये ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स भी कहना है इन्हें और शेल्स भी कहना है। आम ज़बान में शेल्स कहा जाता है, वैसे ऑर्बिट कहा जाता है। अब हर शेल के अंदर 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। एस सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के अंदर भी और एफ के अंदर भी, ठीक है। यहाँ तक हाफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गई है। जिसको समझ आ गया चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
उसके बाद आगे आपको बताया जाता है जी के शेल के अंदर भी एक कैपेसिटी होती है, हर शेल की एक कैपेसिटी है जिसके अंदर के इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब वो कैपेसिटी याद कर लें कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे वो इनकार कर देता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं रख सकता अपने अंदर। लेकिन याद रखना है उससे कम इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता, कम इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। कितने से? के शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। के शेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। एल शेल जो है उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता। एम शेल जो है उसकी इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स की, और जो एन शेल है उसकी कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 8 18 सॉरी 16 नहीं 18, 2 8 18 और 32, ये आपने जो है वर्डिंग याद कर लेनी है। 2 8 18 और 32 कैपेसिटी है के एल एम और एन शेल की इलेक्ट्रॉन्स रखने की। कल आपसे कमेंट के अंदर मैंने पूछना कि के शेल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के, एम के और एन के। ये तो आपको जनरली याद हो गया। अब इसका फार्मूला भी सीख लीजिए कि ये निकालनी कैसे है। हमें कैसे पता चला कि के शेल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एल 8, एम 18 और एन 32। यहाँ से हमें नील्स बोहर ने एक फार्मूला दिया। ये आपका एटम का न्यूक्लियस का पहला शेल है, ठीक है, ये आपका दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चौथा शेल एन शेल। इसके अलावा भी शेल होते हैं लेकिन जनरली इतने 4 शेल पाए जाते हैं। अब आपको बोहर ने ये भी बताया कि जितना पहला शेल है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है पहले शेल के अंदर। दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, तीसरे शेल के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तीसरे के अंदर और चौथे के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस तरह शेल आगे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाती है। ये आपने बात याद रखनी है। फार्मूला क्या है आपने याद रखना है, 2n2। इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है ये हमें कौन सा फार्मूला बताएगा, 2n2। याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये कौन सा फार्मूला बताएगा, 2n2। कैसे निकालना ये भी सिखाऊंगी। हर शेल का एक अपना नंबर है। के शेल है, के शेल पहला शेल है उसका नंबर है 1, एल शेल दूसरा शेल है उसका नंबर है 2, एम शेल तीसरा शेल है उसका नंबर है 3, और 4 शेल जो है एन शेल उसका नंबर है 4। के शेल के नंबर से उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। आइए जी, 2 एन की जगह के शेल का नंबर क्या है जी, के शेल का नंबर है 1 और उसके ऊपर स्क्वायर 2n2। मैंने क्या किया, 2 की जगह 2 उतार दिया, के शेल का नंबर उतारा है 1 और स्क्वायर। तो ये मेरा अब फार्मूला आएगा 2 × 1 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 1 ज़ा 2। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। समझ आ गई है ना आप लोगों को। अब मैं आपको सिखाती हूँ एल और एम एन शेल की जो है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स रखने की। यहाँ से देखते हैं एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। के शेल के इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने मेरे साथ निकाले 2n2 के फार्मूले से। 2 की जगह 2, n की जगह के का नंबर जो कि है 1 और उसके ऊपर स्क्वायर। 2 1 स्क्वायर ज़ा 1 होता है, 2 1 ज़ा 2। के शेल के आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए 2। के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी रखता है। अब निकालते हैं एल शेल के इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर, 2 × n की वैल्यू आपके पास 2, ठीक है, n जो नंबर एल शेल का नंबर है 2, तो n की जगह आपने लिखा 2, ऊपर लिखेंगे स्क्वायर। 2 × 2 की स्क्वायर होता है 4, 2 × 4 इज इक्वल्स 8। तो आपके पास एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी कितनी आ चुकी है, 8। के शेल की क्या कैपेसिटी है, 2। एल शेल की क्या कैपेसिटी आ गई है, 8। अब एम शेल की कैपेसिटी आप निकाल के दिखाएं, मुझे बोलें क्या लिखना है, 2n स्क्वायर। हाँ, आगे 2 × एम शेल का क्या नंबर है बताएं, 3। यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 2 × 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9 ज़ा 18। तो एम शेल के इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी आ गई आपके पास 18। अब चौथा शेल एन लेते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं 2n2 इज इक्वल्स टू 2 × n जो है आपने n देखना है कि n शेल के अंदर नंबर क्या है उसका 4 के ऊपर लगाना है स्क्वायर। 2 × 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है जी 16, 2 × 16 इज इक्वल्स टू 32। तो आप के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल शेल के अंदर 8, एम शेल के अंदर 18 और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपने जिस बच्चे ने यहाँ तक समझ आ गई उसकी यहाँ पे नील्स बोहर एटॉमिक थ्योरी पूरी हो गई है। बस लास्ट और छोटी सी बात रह गई है, वो ये है कि
पी डी और एफ, इन शब्द शेल्स को आपने नहीं भूलना, ठीक है, कि एस पी डी और एफ क्या है। अब जिस बच्चे को नील्स बोहर एटॉमिक थ्योरी समझ आ गया ना, नेक्स्ट टॉपिक जो उसने सीखना है, और अगर आप वो टॉपिक सीखना चाहते हैं तो मेरे लिए कमेंट करें। कमेंट में आपने सीखना है कि आपने इनको किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सीखना चाहता है कमेंट कर दे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गोहर हेल्पिंग हैंड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।